मोजेस हाजरीन, ये है ना माइक? अच्छा, और माइक आईडी का है मसला या मस्जिद का नहीं है? लीजिए, जो भी जैसा भी है। बहुत सारे यहाँ मोजेस साथी हैं जिनको अपनी अपनी बात रखनी है और सबके तासुरात से हम लोग फ़ायदा उठा सकें। तो बहुत मुख्तसर कहूँगा। एक बात तो ये है कि मुझे एक मौका मिला था, अभी फैज़ान साहब ने इसका जिक्र किया, मुझे मौका मिला था बहस का धार के मामले में, जो मौला कमालुद्दीन मॉस्क का जो मसला था उस पर आज ही फैसला आया है। और बहुत जल्दी में मैंने उस फैसले को पढ़ा है और उसको फैज़ान साहब और आप लोग सब तफसील से देखेंगे। तो अजीब बात क्या है कि हम बहुत हद तक इसरार कर रहे थे कि बाबरी मस्जिद के फैसले को समझने की कोशिश कीजिए, और धार का जो मसला है वो मुख्तलिफ है, वो बाबरी मस्जिद का जो मसला था उससे बहुत अलग है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी कमी बताई जा सकती है, लेकिन कम और बेश बाबरी मस्जिद का जो मसला था वो टाइटल टू प्रॉपर्टी का मसला था। उसमें कहीं कहीं कोई कोताही प्लीडिंग्स वगैरह में रही होगी, लेकिन वो बेसिकली प्रॉपर्टी का मसला था। और जो आपने फैज़ान साहब ने अभी कहा कि वो 8-9 नुक्ते इन्होंने निकाल के दिए थे, तो बाबरी मस्जिद में बहुत दिलचस्प चीज़ें उस फैसले में हैं। एक तो जो लोग मानते हैं कि जो बिलीवर्स हैं, बिलीवर जजेस, जैसे आपने अभी कहा कि बिलीवर जजेस को शरीक नहीं होना चाहिए, अब नॉन बिलीविंग जजेस कहाँ मिलेंगे, कृष्णा अय्यर कहाँ मिलेंगे? लेकिन उसमें बिलीवर जजेस ने ये फैसला सुनाया कि स्वयं भू की कोई इम्कानात बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। ये कहा ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी के ताल्लुक से, ये कहा कि डेटी की जो ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी हो सकती है, ज़मीन की ज्यूरिस्टिक पर्सनालिटी नहीं हो सकती। बहुत दिलचस्प चीज़ें उसमें कही गई हैं जो बिलीवर्स ने कही हैं, और वो एक उम्मीद दिलाता है कि बिलीफ होने के बावजूद इंसाफ के तराजू पर तोलने के लिए लोग बहुत हद तक तैयार रहेंगे। और आखिर में ये बात तो वाज़ेह है, बहुत साफ है कि ये माना गया कि जो इमारत थी बाबरी मस्जिद की, वहाँ पर अगर किसी का कब्जा था और किसी का हक था तो मुसलमानों का था, और उनके साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, बेहद गलत था। और इसलिए फिर मामले को हल करने के लिए, इसलिए नहीं कि ये कहा गया कि ये प्रॉपर्टी राइट आपका है, मामले को हल करने के लिए एक तजवीज़ निकाली गई कि आप 5 एकड़ ज़मीन ले लें और इन लोगों को ये सब दे देते हैं। लेकिन जो मेन रीजनिंग है बाबरी मस्जिद की जजमेंट का, वो रीजनिंग बहुत हद तक हमें सपोर्ट करता है और हमको उससे बड़ी कुव्वत मिलती है। लेकिन इसको आप कंपेयर करेंगे, जब आप पढ़ेंगे जो धार का जजमेंट आया है उससे जब आप कंपेयर करेंगे, तो धार के जजमेंट में किसी ने टाइटल नहीं मांगा था, किसी ने टाइटल नहीं मांगा था। वो सूट भी नहीं था, टाइटल सूट नहीं था, वो सिर्फ एक रिट पिटिशन था। कई रिट पिटिशंस थे, लेकिन रिट पिटिशंस में जो मुसलमानों की तरफ से बात कही जा रही थी वो ये कही जा रही थी कि हमको हमेशा से हम यहाँ नमाज पढ़ते आ रहे हैं और हमको ही नमाज पढ़ने का हक होना चाहिए। उससे ज़्यादा उन्होंने कुछ मांगा भी नहीं था। और जो बिरादरानी वतन है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि नहीं, ये हमेशा से एक मंदिर था और ये मंदिर ही रहेगा। वहाँ जो फैसला हुआ है वो बाबरी मस्जिद से अलग इसलिए है कि उस फैसले में कुछ कम और बेश ये कहा गया है कि ये जो यहाँ पर जो इमारत थी वो एक मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा, जबकि ये बात एविडेंस में कहीं नहीं थी कि ये मंदिर था। वहाँ आज तक उन्होंने ये एविडेंस नहीं प्रोड्यूस की है कि यहाँ पर कोई मंदिर था, वो मंदिर तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाई गई। ये बात सही है, जैसे
ज्ञानवापी वगैरह में देखने को मिलता है। ये बात सही है कि उस इमारत में पत्थर जो लगे थे उसके बारे में एएसआई का कहना यह है कि वो बहुत पुरानी इमारतों से पत्थर निकले हुए उसमें इस्तेमाल किए गए थे। ये नहीं कहा गया कि यहीं के एक मंदिर को तोड़ के उसी के पत्थर से एक मस्जिद बनाई गई, ये कहीं एएसआई ने नहीं कहा। लेकिन ये जरूर कहा कि ये देखिए ये पत्थर कहीं किसी हिंदू इंस्टीट्यूशन का हो सकता है, ये देखिए पत्थर ये किसी पुरानी इमारत का हो सकता है, वाला फला फला बातें। उस पर एक बहस हमने रखी थी उनके सामने और हमने ये कहा था कि ये बात जो मंदिरों को तोड़ने की बात या डेटी को ले जाने की बात या उसको अगवा करने की बात है, ये सिर्फ मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज की बात नहीं है। जितने वहाँ धार में जितनी दफा इन्वेजन्स हुए मुस्लिम रूल आने से पहले, वो एक ही फिरके के लोगों के बीच में हुए और उन्होंने भी एक दूसरे की डेटीज को लूटा, इसलिए कि डेटी में सिंबलिज्म होता था कि किंग का सिंबलिज्म जो था वो सॉवरन डेटी में हुआ करता था और सॉवरन डेटी को अपने इदारे में जाके लगाने का मतलब ये होता था कि किंग को आपने नेस्त नाबूद कर दिया। और इस बात पर जरा सा भी एक लफ्ज अभी नहीं कहा गया है। मैं ये मानता हूं कि वहां से अगर अपील आती है, सुप्रीम कोर्ट में अपील आती है, तो हमारा केस बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, क्योंकि बुनियादी तौर पर उन्होंने ये साफ कहा है कि हम टाइटल का फैसला नहीं कर रहे हैं, हम टाइटल का फैसला नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ तय कर रहे हैं कि यहाँ पर एएसआई को किसे इजाजत देनी है और एएसआई को इजाजत देने का हक है। और एएसआई जब इजाजत दे तो वो ये देखे कि उसने खुद ये कहा है कि इस इमारत में जो पत्थर लगे हुए हैं उन पत्थरों का बैकग्राउंड क्या है, इसलिए उसको देखते हुए वो इजाजत दें। और बहरहाल इजाजत तो हो ही गई, आज से मेरे ख्याल से वहाँ उन्होंने अपना काम शुरू किया होगा। तो बेसिकली हम ये समझ लें कि जो ये फैसले आए हैं इसमें लीगल फैसले का हिस्सा कितना है और उसका हम क्या फायदा उठा सकते हैं उसमें या किसी और फैसले में उसके बाद, और जो नॉन लीगल है उसको हम किस तरह से आइसोलेट कर सकते हैं, इस पर गौर करने की जरूरत है। ये तो एक जनरल बैकग्राउंड था। बहुत क्विकली मैं ये बताऊं कि ये मसला वहाँ आया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मसला आया था, उठाया गया था, दूसरी तरफ से उठाया गया था, लेकिन इस पर कोई तफसील में जज ने कुछ कहा नहीं। और जो मसला था वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का नहीं था, और वो अगर होगा तो सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन वहाँ मसला इशू अगर था तो वो ये था कि सेक्शन 4 में जो प्रॉपर्टीज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स होते हैं, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को एक्सक्लूड किया गया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से। तो उनकी तरफ से बहस, ये संभल में भी ये बहस हुई थी कि अगर एक्सक्लूडेड है तो ये हम पर लागू ही नहीं होता, एंड वी आर फ्री टू डू व्हाटएवर वी मे लाइक टू डू। लेकिन वो एक्सक्लूड वो प्रॉपर्टीज हैं जो नोटिफाइड हैं, एएसआई के नीचे नोटिफाइड है, और एएसआई का अपना ऑब्लिगेशन है कि वो कैरेक्टर को बदलने ना दें। एएसआई का अपना ऑब्लिगेशन है। तो जो ऑब्लिगेशन 15 अगस्त 1947 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ऑब्लिगेशन है, वो एएसआई का ऑब्लिगेशन उस दिन से होता है जिस दिन से नोटिफिकेशन हो। और धार की प्रॉपर्टी, धार की मस्जिद का नोटिफिकेशन 1904 में हुआ था। तो 1947 तो बहुत बाद की बात है, 1904 में ही उनको प्रिजर्व करने का ऑब्लिगेशन था, और उस ऑब्लिगेशन को नज़रअंदाज किया गया है। ये मेरा मानना है। इसको और डिटेल में हम लोग एनालाइज करेंगे तो फिर देखा जाएगा। बहुत सारी बातें जो अभी कही है वाइस चांसलर साहब ने, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमें सॉल्यूशंस चाहिए हैं। हमको अपना जो ईमान है उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, लेकिन सॉल्यूशंस हम ढूंढें। और मैं ये मानता हूं कि बाबरी मस्जिद के फैसले में आखिर में सॉल्यूशन की
ढूंढने की कोशिश की गई थी। बाबरी मस्जिद के फैसले में आखिर वक्फ बाय यूज़र को माना गया है ना, वक्फ बाय यूज़र को माना गया और उसको एक जगह दी गई है, लेकिन वक्फ बाय यूज़र का जिक्र तक नहीं है। जो धार की मस्जिद का मसला है उसमें वक्फ बाय यूज़र का जिक्र तक नहीं है। हालांकि वहां बहस दूसरी साइड ने ये की थी कि अब वक्फ बाय यूज़र्स ख़त्म कर दिए गए, लेकिन याद रखें कि आप लोगों ने जब वक्फ बाय यूज़र ख़त्म करने की बात सुप्रीम कोर्ट के सामने आई थी, तो सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं कहा गया था कि वक्फ बाय यूज़र ख़त्म हो जाएंगे। ये कहा गया था कि वक्फ बाय यूज़र जो रजिस्टर्ड नहीं है वो अब आप रजिस्टर नहीं करा पाएंगे। ये तो नहीं कहा था कि कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ बाय यूज़र विल गो, क्योंकि वक्फ बाय यूज़र का कॉन्सेप्ट तो 5 जजेस ने अयोध्या में अपहोल्ड किया है। तो बहुत सारे दिलचस्प इश्यूज हैं और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन आखिर में तो हमें एक बात ये सोचनी है कि हम रास्ता कैसे निकालें। वो रास्ता लीगल नहीं अकेले हो सकता, वो रास्ता सिर्फ पॉलिटिकल अकेले नहीं हो सकता, लेकिन आज जिस तरह से हम लोग गौर कर रहे हैं इसमें से कुछ बात निकल कर आए, उस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश हो, और कहीं ना कहीं कॉन्वर्सेशन चाहिए है कम्युनिटीज के बीच में। आज कम्युनिटीज के बीच में कॉन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा है, ये हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी है। और उस कॉन्वर्सेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे मुमकिन कर सकते हैं, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप लोग यहाँ सब आए हैं, यकीनन कुछ ना कुछ आइडियाज इमर्ज करेंगे, जिन आइडियाज को इस्तेमाल करके मुस्तकबिल को हम बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। I didn't disagree with